स्वागत तो करो हमारा। नहीं। बारिश से बच के हम दोनों यहाँ आ चुके हैं, डांस कर रहे हैं और मैं। दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको दो ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इंसानियत से जुड़ी हुई है, जो जानना एक तरह से ज़रूरी भी हो जाती है। तो चलिए उस कहानी की शुरू करते हैं। जो किताब का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उस कहानी के लिए वो ये है, जिसकी नाम है 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, जिसको लिखा है रामदरस मिश्र जी। इनकी खास बात ये है कि ये पूरे ग्रामीण इलाके या समाज के जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को लेके ये लोग पूरी एक प्रॉपर कहानी बनाते हैं। तो उनमें से दो कहानी जो मैं पढ़ूँगा, उसकी पहली कहानी है सड़क। तो सड़क में 4 पात्र होंगे अपने। पहला अपने पात्र का नाम है चंद्रभान पांडे जी, जो अपने मास्टर जी भी है, और दूसरे उनके 2 बेटे, एक रमेश और एक महेश। तो महेश की कहानी में उतनी इज्जत होने वाली है जितनी एक जनता को होगी इलेक्शन के बाद। और आखिरी कैरेक्टर है अपने एमएलए जी, जिनका नाम है यादव जी, जिनको यादव जी के नाम से जाना जाता है इस कहानी में। तो इस कहानी को शुरू करते हुए चलिए देखते हैं। भर भर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। वो चाय वाले 4 कप चाय बनाना कहकर एक आदमी ने 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी हुई खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई इस सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले से चूल्हे पर खौलते पानी को पतीली में डालकर अंदाज में उसे चाय, चीनी, चाय पत्ती और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीचे किए 4 कप चाय तिपाही पर रखाया। ओ हो, क्या वाहियात चाय बनाई है इस बुढ़े ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याले सहित चाय नीचे लुका दी। शेष तीनों आदमी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन सारी चाय पी गए। अब जाकर चाय वाले ने आंख उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते हुए उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और आश्चर्य से बोला, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे, उनका नाम था, ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं, उनके झलके में एमएलए जंग बहादुर यादव है, उनके इलाके में पता है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई और झुकी हुई आंखें पोर फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गई। यादव जी ने ठहका लगाया, अच्छा मास्टर जी, आपने ये धंधा भी शुरू कर दिया, ठीक है। आदमी कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, ऐसी बड़ी चीज़ है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। फिर एक ठहका लगाया और साथ के लोगों भी उससे ठहका के अनुसरण हंसते गए। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत जब इलाके में सड़क आ रही है तो ना जाने कितने लोगों का पेट भरेगा। यादव जी ने 5 रुपये का नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपये और पैसे नहीं। मास्टर जी ने कहा, अरे तो रखिए ना, कौन आपसे वापस मांग नहीं रहा है। नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ, आपने तो चाय पी ही नहीं। अरे तो चाय के पैसे दे भी कौन रहा है गुरु जी, इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, रख लीजिए, कभी न कभी काम आ ही जाएगा। पांडे जी तिल मिला गए, हाथ में 5 रुपये का नोट पकड़े मरमराहट से रहे। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा। आंखों में इकारत भरे हुए यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, मैं अपने रुपये लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन यादव जी जीप में बैठ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए नोट को देखा। जीप भर भर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर पर जा गिरा। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी ने उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़कर नोट उठा लिया। फिर कहे, आखिर क्या ही किया जाए। गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठ उदास हो चले थे। उनके चंदन चर्चित ललाट की सिकुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूल समा गई थी। सोच रहे थे,
यादव उन्हें अपमानित कर गया। वह पहले ही कहते रहे कि ये काम उनसे नहीं होगा। वह ब्राह्मण, पुराने कांग्रेसी, स्कूल के शिक्षक क्या बुढ़ाती में छोटी जातियों के लोगों के जैसे करते हुए काम, जैसे चाय पकौड़ी और सुर्ती बेचना ही उनका तकदीर में रह गया। उन्होंने कितना मना किया, लेकिन संतान के आगे किसका वश चलता रहा। रमेश, जो उनका छोटा बेटा है, जिद कर गया और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ ही मिला दी। पर पांडे जी उदास हो गए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती प्रॉपर फट चुकी, एकदम से कुछ ज़्यादा ही फट गई। धोती क्या है, जैसे चिथड़े का जोड़, खादी उन्हें बिरशाद करके छोड़ेगी। अब वह क्या की धोती को वह इधर से उधर या उधर से इधर करके पहनते थे और वही जारी रहती। सभी जगह से तो ये फट चुकी थी, अब इधर से उधर करने का की भी तो जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादी वादी पिताजी, इसमें क्या रखा है। मिल में बहुत सस्ती टिकाऊ अपनी एक धोती मिल जाएगी जो कि बहुत मजबूत होगी और धोखा भी नहीं देगी, वो ले लेते हैं। वह कब से सुन रहे हैं रमेश की बात को और सोचते हैं, ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदल, अब तो ज़िंदगी बीत चली। इस बुढ़ौती में क्या नियम भंग करना, वैसे ही पालन करते हैं। लेकिन वह कहाँ से खरीदे तो खादी की धोती। एक मोटी खादी की धोती 13-14 रुपये से कम में आती है। और ये जिक्र है पुराने ज़माने की, तो छोटी जातियों और कम पैसों का जिक्र से समझ जाइए बहुत पुरानी जाति की, बहुत पुराने ज़माने की है ये कहानी। फिर उसके साथ कुर्ता टोपी, चादर तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के कपड़े में कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा, फिर भी जी नहीं मानता। बड़े ढीठ आदमी थे यार। बॉस कर कैसा लगा मेरा मजाक? कहानी का अगला हिस्सा यहाँ से शुरू करते हैं। कैमरा काहे बिगड़ जाता है। हाँ, तो हम इस पार्ट पे थे जब उनका जी मान नहीं रहा था। हाँ, तो जब उनका जी मान नहीं रहा था, अब जीना ही इतने दिन है, लेकिन जी के मानने ना मानने से सवाल तो होता है नहीं। उन्हें स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघे खेत, वो भी बाढ़ग्रस्त कछार के खेत। 6-7 आदमियों का गुजार बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित शहर चला गया नौकरी करने। उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी 8वीं पार नहीं बचा, लिपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं, दोनों जून भर पेट खाना तो नहीं मिलता, ये खादी के कपड़े कहाँ से आए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उन्हें क्रोध हो गया कि इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दे और नंगे हो गया। अरे नंगे तो वैसे ही हो चुके हैं, चाय की दुकान खोल कर कम नंगे हुए हैं। हर परिचित आदमी एक व्यंग्यमय दृष्टि से उन्हें देखता है और अजब अजब सवाल करता है, और इस पर यह यादव का बच्चा उन्हें इतना अपमानित कर गया। उन्हें इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके उसे बेंट लगा। बेंट का हुआ बहुत मारने का, लेकिन अब तो वह एमएलए हो गया, छात्र नहीं रहा। ये अपना क्रोध भीतर ही दबा गए। लेकिन उन्हें एक बात से बड़ी राहत मिली कि उन्होंने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार धोया है और बेंच पर खड़ा करके भी धोया है। अब भी उसके पीठ पर और कई जगह पर उसके निशान छिपे होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उनके सामने सर का है। तब कौन जानता था कि ये जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास में सबसे बोधा लड़का यही था। सबसे बोधा लड़का वही था। इसे हर रोज़ मार पीटती थी।
कई बार तो इसने लड़कों को चाकू, दावत, पेंसिलों चुरा ली थी और उन्होंने इसे कई बार बेंच पर खड़ा रख के मारा। एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था। फिर तो उन्होंने इसे स्कूल से ही निकाल दिया था। बाद में लोगों के कहे सुनने को वापस ले आ गया था। अब वह बड़ा नेता बन गया। पता नहीं इस देश को कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो खादी की फटी धोती पकड़े बैठे हुए। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले आए। मुझसे ये नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके से बोले। क्यों पिताजी? लोग मुझसे बहुत छोटी नज़र से देख रहे थे आज। मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था। हाँ पिताजी, भूख से भरी लोगों की निगाह ही होती है ना। तो ठीक है, हम लोगों की निगाहों क्यों झेलें, भूख ही झेल लेते हैं। बीच में एक चुप्पी बसती। बैठने को तो मैं बैठता, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। पांडे जी कुछ नहीं बोले। कुछ मिला बाबूजी? हाँ, 2 रुपये कमाई थी और 5 रुपये गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा कैसे पिताजी? पिताजी ने यादव की कहानी पूरी सुना। तो उसके जवाब में उसके बेटे ने कहा, अरे तो इसमें इतना आहत होने की कौन सी बात है बाबूजी? सो हम लोगों से खाता है, 5 दे ही गया तो क्या हो गया? पांडे जी ने रमेश को मार खाए हुए दृष्टि से देखा। रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो बेचैनी अनुभव कर रहे थे। वे अपने से ही पूछ रहे थे, क्यों भाई आदर्शवादी कांग्रेसी, तपे हुए शिक्षक, नाशखोरी के दुश्मन, तुम्हारी यही परिणति होती थी जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया। क्या अब चाय पकौड़ी खिलाओगे उन्हें तुम? जिनके सामने नशे की विरुद्ध बोलते थे, उन्हीं के लिए सुर्ती तोलोगे? नहीं, ये नहीं होगा। वह कब से सोच रहे थे कि काश इस पिछड़े हुए कचहर में भी सड़क आती, लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई है। इस कचहर की ओर से आंखें फेर कर, सड़कें तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने जवार में सड़क आने का और उस पर यात्रा करने का सुख कुछ और भी होगा। कितना प्यारा अनुभव होगा नदियों, नालों, खंडकों, खाइयों के ऊपर के भागती सड़क का यात्रा होने का। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने कहाँ सोचा था कि सड़क आने का कोई और मतलब भी हो सकता है, और जब कच्ची सड़क पक्की बनने लगी तो रमेश ने कहा, बाबूजी कच्ची सड़क पक्की बन रही है, ये बहुत अच्छा हुआ। अपना एक खेत सड़क के किनारे है ही और उसी के पास बस अड्डा भी बनने वाला है। हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दें। शुरू में चाय की दुकान खोली जाएगी और कुछ सुर्ती की गांठें वहाँ रख दी जाएगी। रास्ता तो चालू हो है ही, अब सड़क बन रही है, वह चालू हो जाएगी और बहुत सी मजदूर काम पर लगेंगे। अच्छा, देखा जाएगा। टालने की गरज से पांडे जी ने कहा, देखा नहीं जाएगा, अभी किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं है, बाद में तो सभी भर कर दुकान खोल देंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। एक चुप्पी छा गई। इस बुढ़ौती में आपको खेती बाड़ी के काम करने पड़ते हैं, इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठो, आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो, अब मैं दुकानदारी करूँ? वह तैश में उठे थे तो उनकी धोती फट गई थी और पहले ही फटी थी। पैसा ही पैसा होगा। और जब रोज़ रोज़ रमेश के विचार उनके दिमाग में टकराने लगे तो एक दिन दुखी मन में उन्होंने स्वीकृति दे दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुर्ती के पत्ते तथा चाय का सामान रख दिया गया। वह आज पहली बार दुकान पर बैठे थे, लेकिन नहीं, वह कल दुकान पर नहीं बैठे। उनका रोम रोम परिताप से सुलग रहा था। गरीब हुए तो क्या, उस बुढ़ौती में अपनी अबरू बेचेंगे? करवट ली तो धोती फिर से पर से बोल गई, अब नंगे होकर घर तो रह सकते, लेकिन क्या दुकान पर भी जाएंगे इसी रूप में? सुबह हुई तो रमेश दुकान का सामान लिए आ गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बाबूजी, दुकान नहीं जाएंगे? पांडे जी की इच्छा हुई कि कह दे, नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं कह सके। दर्द भरी आवाज़ में बोले, नंगा ही जाओ क्या?
सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए, कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए तो अकेले खादी की एक धोती ला दूँ। खादी भी कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा कि रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उनके सामने से स्कूल चले गए। उन्हें एक चोट सी लगी, क्या वह इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेंगे? आज तक तो उन्होंने यही किया। उन्हें क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी में भेद है। एक खादी उनकी है और एक यादव जी की। यादव जी ही खादी पहनने के हकदार है, क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है और वह नहीं, उनके शरीर पर तो खादी फटती ही चली गई। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था तो पांडे जी ने पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास एक के अलावा कोई साबुत धोती होगी? हाँ है बाबूजी। लाना तो बेटा। रमेश ने व्यथा, आश्चर्य और प्रसन्न निश्चित आंखों से पिताजी को देखा। पिताजी ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया था और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की ओर चले गए। तो ये पहली कहानी की समाप्ति होती है इस चीज़ से रामदर्श मिश्र जी जो हमें कहना चाहते हैं वो ये है कि एक इंसान की ज़रूरत और एक इंसान की इच्छा एक दूसरे से बहुत अलग होती है और इच्छा के सामने ज़रूरत आगे रखी जाती है आमतौर पर। तो उस चीज़ को बताने के लिए कहानी का दर्शन या चरित्र चित्रण किया गया है। कहानी की दूसरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए मैं दूसरी किताब का इस्तेमाल करूंगा जो कि होगी व्यंग्य रचनाएं। इस कहानी का नाम है ना सुनो गर बुरा कहे कोई। ये कहानी का टाइटल बहुत कुछ बोल जाता है। आइए सुनते हैं कहानी में हो क्या रहा। अयोध्या के राज दरबार में हनुमान की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर जो सभासद कुपित थे उनके विभीषण को अगुआ कहा जा सकता था। यूँ भी यदा कदा ऐसे अवसर आ जाते थे जब विभीषण को हनुमान की छेड़खानी का शिकार होना पड़ता था। गर्मी के दिन थे। मुसाहिबों को मिथिला के तालम खानों के सत्तू का घोल पिलाया जा रहा था। विभीषण के शरबत पान करने का अंदाज कुछ ऐसा था जिससे लपसी का कुछ अंश उनकी छनी मूँछों पर जाकर ठहर गया। हनुमान ने उस दृश्य का लाभ उठाकर विभीषण का बड़े समाज में माहौल उड़ाया। विभीषण की सफाई पर और भी आनंद आ गया क्योंकि उनकी बोली सुनकर लोगों को ऐसा लगा जैसे आसपास कोई शैतान बच्चा घड़े में कंकड़ डाल कर बजा रहा हो। इस घटना के कुछ माह बाद जाड़े का ऋतु आ गई और ऐवान के मेम्बरान के बीच खस्ता करारी गजब तखसीस की गई। अपनी आदत के बामुजीब विभीषण ने उसे एक बेहुदगी का नशा फरमाया कि तिलाशकरी का काफ़ी कुछ हिस्सा उनकी मूँछों पर चिपक गया। हनुमान को फप्ती कसने का एक नया मौका और हाथ लगा और उसने विभीषण को सारे महफिल शर्मसार होने पर फिर मजबूर कर दिया। मज़े की बात ये थी कि सारा तमाशा राम की उपस्थिति में हुआ था। वे टुकुर टुकुर देखते रहे और मुस्कुराते हुए सुनते रहे। अगर हनुमान की हरकतें बढ़ती जाती थी और उधर विभीषण को घर की याद सताने लगी। उसने अयोध्या को कचू करने का विचार बनाया था और एक दिन शुभ मुहूर्त में जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से विदा मांगी। जब राम ने रुकने का आग्रह किया तो वह फूट पड़ा। सारी कैफियत सुनने के बाद राम को उनकी पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने उससे हनुमान के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत करने को कहा। विभीषण ने नगर के काया वकील की मशवरा करके शिकायत दायर कर दी। राम ने उसे आज्ञा दी, तू विजिलेंस चीफ फॉर इन्वेस्टिगेटर। विभीषण ने पूछा, विजिलेंस चीफ कौन है? राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण। विभीषण बोले, लक्ष्मण हनुमान के आभारी है क्योंकि उन्होंने उनकी बदौलत उनकी जान बच सकी थी। वे मुनासिब जांच नहीं कर पाएंगे। राम ने कहा, ठीक है, 1 मैन कमीशन नियुक्त किया जाए। विभीषण ने फिर पूछा,
उसका सर्वोच्च कौन व्यक्ति होगा? राम ने जवाब दिया, शत्रुघ्न। विभीषण बोले, बात वही की वही रही, क्योंकि शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो सगे भाई हैं। सोच विचार कर राम ने फरमाया, तब भरत का अपॉइंट कर देते हैं उनको। विभीषण सिर नवाकर लंका लौट गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। भरत ने प्रारंभिक पड़ताल के आधार पर हनुमान से पूछताछ के लिए एक प्रश्नावली तैयार की, जिसके खास सवाल थे, क्या तुम द ग्रेट फेडरल यूनियन ऑफ रिक्शाज एंड वनराज ऑफ किष्किंधा के बरतरफ कारकुन हो? क्या ओहदे में बर्खास्तगी के बाद तुम्हारा कोई बजाहिर जरिया नहीं रहा? क्या तुम आज खुद बंसीलाल वरदाते गुमशुदगी महारानी सीता जी मामुर हुए? क्या तुमने बिना परवाज़ी की तालीम हासिल किए और बिना लाइसेंस बरसते हवा लंका का दौरा किया? तुमने लंका में दाखिल होकर बिना वजह हंगामा सूरत इख्तियार की, जिसकी वजह से वहाँ की हुकूमत को तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ा? क्या तुमने वापसी सफ़र के वक्त अपने प्लेन में लंका के चुराए हुए बमों का ज़ख़ीरा किया और अपनी तौहत का बदला लेने को इरादे से उन्होंने नहायत वहशियानी ढंग से उस मुल्क की सिविलियन पॉपुलेशन पर गिराया? क्या तुमने लंका का नुकसान शहरियों के सामने कीमती कपड़ों और गहनों को, जिन्हें ताजपोशी की रस्म अदा होने के बाद शाह वक्त की तुम्हारी नज़र किया था, खौफनाक बेदर्दी के साथ फाड़ फूड़ कर और तोड़ तोड़ कर पैरों में मसल डाला? उक्त प्रकार की परिप्रश्नों की लंबी चौड़ी सूची जब हनुमान के लिखित उत्तर देने के लिए प्राप्त हुई तो वो बौखला गया। एक बार तो उसे जी में आया कि कागज़ों को चीर कर रत्ती में टोकरी के हवाले कर दे, परंतु कुछ सोच कर सीधा राम जी के पास पहुँचे और बोले, ये क्या खिलवाड़ होता है आपके राज्य में? इन पर्चों में निहित भाषा का क्या प्रयोजन है? मेरी समझ में नहीं आता। सरकारी कामकाज की बोली तो अत्यंत सरल होनी चाहिए। राम हनुमान का आशय भाव गए। उन्होंने कहा, किसी भी राज्य के सम्मुख भाषा का प्रश्न बड़ा जटिल होता है। एक जबान को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। मेरे परिवार को ही ले लो। मेरे पिता की भाषा देववाणी थी, मेरी माँ भोजपुरी बोलती है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता उड़िया में बात करती है। भरत की जननी को पंजाबी और डोगरी प्रिय है। गुरुदेव वशिष्ठ हरदम संस्कृत झाड़ा करते हैं। सीता की मातृभाषा मैथिली और सुमंत्र की बंगला है। महर्षि विश्वामित्र अनेक भाषाओं के ज्ञाता है। उनके साथ रहकर मैंने और लक्ष्मण ने बहुत सी ज़बानों में जानकारी हासिल की है। फिर दक्षिण की यात्रा के दौरान हमने बंदुलेखंडी, नालवी, महाराष्ट्री आदि अनेक भाषाएं सीख ली। मुनिवर अगस्त्य ने हमको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में दीक्षित कर दिया। तुम लोगों के मध्य प्रवास काल में हमने जनजातियों की बोलियों का ज्ञान हुआ और यहाँ के क्षेत्र में तो अवधी का बोलबाला ही है। भरत ने अपनी ननिहाल में काफ़ी समय व्यतीत किया है। वहाँ के लोग स्थानीय बोलियों के साथ उर्दू का इस्तेमाल बड़ी प्रचुरता से करते हैं। यही कारण है भरत की भाषा अरबी फारसी बहुत होती है। हनुमान ने उत्तर दिया, हुई क्या बात जो खुद आप ही अपने आप को समझा सके। मज़ा लिखने में तब है जब दूसरे को समझने में है। कलामे मीर समझे और कलामे मिर्झा समझे, मगर आपने लिखा भरत समझे या खुदा समझे। हनुमान की इस प्रतिभायुक्त वाणी को सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें तो उर्दू शायरी में बड़ा जोक और शौक दिखता है, फिर इन मामूली से कागज़ों का मजमून तुम्हें झुका कैसे दे दो? तो इन प्रश्नों का फुर्सत में बैठकर जवाब लिखो। हनुमान ने मुख्य प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिए। हाँ, ये सही है कि मैं ऋषवानर महासंघ किष्किंधा का मूल नागरिक हूँ। वहाँ के शासन में मेरा भी योगदान रहा है, किंतु राजा की निरंकुशता के कारण
मुझे उससे संबंध विच्छेद करना पड़ा। कुछ समय मैंने उपेक्षितावस्था में व्यतीत किया और जब सरकार बदली तो मैं पुनः महत्वपूर्ण राजनेता बन गया। यह कहना सही नहीं होगा कि मैं परिभाव काल में मेरी जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं था, बल्कि सत्य तो ये है कि मेरी रोजी रोटी जितने खुलेआम चलती थी उतनी शायद हर कोई किसी की नसीब में होगी। वास्तविकता ये थी कि व्यवहार कुशल अनुभवी लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाया। मेरे मुख पर मेरी प्रशंसा करके उन्होंने मेरा मनोबल इतना उठा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम, कब यथार्थ ही नहीं समझ पाया और उनके बहकावे में आ गया। यह सही है कि विमान चालन का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त नहीं किया, परंतु ये भी सत्य है कि मैंने ऐसे ही कर सकता हूँ। अल्पायु में ही मैंने उड़ान भरना शुरू कर दिया था और उसी तरह तुफेल में दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी थोड़ी चपटी करवा ली थी। मेरे पास अनुज्ञा पत्र नहीं था, लेकिन इससे क्या होता है, अहम ज़रूरत पड़ने पर बिना लाइसेंस की गाड़ी हाँकनी पड़ती है। संपाति के पास एक हेलीकॉप्टर था जिसे चलाने के लिए उससे असमर्थ था व्यक्त की, पर उस पर राजी हो गया मैं उसका प्रयोग कर लूँ। मैं उसे स्टार्ट करके ले चला। खड़े खड़े उसका बहुत से पुर्जे बेकार हो गए। बीच समुद्र में जब पहुंचा तो एक घनी बादली ने काल का ग्रास बनाना चाहा। राम राम करके उसे मुक्ति मिला तो ईंधन के बाल गया। मैंने वाहन को इस स्थान पर उतार दिया जहां लंका के विमानों का ईंधन मिला करता था। वहां पर नियुक्त कर्मचारी ने तरल पदार्थ देने में अनाकनी की तो मैंने उनकी कपालित्रियाँ दी और हेलीकॉप्टर का टैंक फुल करवा दिया। विभीषण के पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर था। इसी प्रकार के यंत्रों का एक सेट राजा सुग्रीव के चिकित्सक सुषेण से भी रहा करता था। विभीषण और सुषेण के पुरानी साठ-गांठ थी और ये दोनों महत्वाकांक्षी व्यक्ति बेतर के सहारे गुप्त वार्ता किया करते थे। सुषेण ने मेरी लंका यात्रा की सूचना विभीषण को रिले कर दी थी और विभीषण ने राम नाम को संकेत चिह्ता से युक्त एक हेलीपैड चुपचाप बनवा लिया था। मैं उसी पर उतर गया। विभीषण मुझे अपने साथ ले गया और उसने लंका की सारी पोल मेरे आगे खोल दी। उसकी सहायता में मैंने महारानी सीता जी मिला, लेकिन उसने वही मसूल पूरी कर दिखाई कि चोर से कहा चोरी कर और शाह से कहा चकोसी रख। परिणाम यह हुआ कि मेरे लंका प्रवेश का समाचार रावण तक पहुंच गया और उसने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। लंकेश मुझे बंधक बनाकर रखना चाहता था, परंतु विभीषण को अपना उल्लू सीधा करना था। अतएव उसे रावण से कहकर मेरे उद्वासन के आदेश करवा दिया। मेरे हेलीकॉप्टर की विभीषण के हड़प कर लिया और उसमें सवार होकर वह महाराज रामचंद्र के शिविर में पहुंचा। मुझे एयरफोर्स में एक साहस करके मैंने प्लेन टेक ऑफ करते ही पायलट की गर्दन भर दबोची। काफ़ी देर तक कशमकश होने के बाद उस पर काबू पाया जा सका। विमान इतना ऊपर उठ गया था कि धरती की स्थिति स्पष्ट दिखती थी। कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। मैंने यह समझकर कि यह यान समुद्र के ऊपर से होकर उड़ रहा था, एक एक करके सारे बम लुढ़कने शुरू कर दिए। दुर्भाग्य के से विमान लंका पर ही मंडरा रहा था। परिणाम यह हुआ कि कुछ बम आबादी में जा गिरा और विस्फोट हो गया। यह सही है कि मैंने विभीषण द्वारा प्रदत्त उपहार स्वीकार नहीं किया। मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझता। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और देशवासियों का सगा नहीं हो सकता, वो मेरी दृष्टि में पतित है और किसी गिरे हुए आदमी से मैं कोई तोहफा कबूल नहीं करता। मैं तो जन्मभूमि स्वर्गदीप गिरियाशी
मैं अटूट विश्वास करता हूँ। भरत ने अपनी टिप्पणी में उस घटना का उल्लेख करते हुए जिसमें संजीवनी बूटी ले जाते समय हनुमान का यान एंटी एयरक्राफ्ट गन से नीचे गिराया गया था, लिखा कि हनुमान अच्छे विमान चालक नहीं दिखते क्योंकि वह अयोध्या के ऊपर से बहुत नीची उड़ान भरकर जा रहे थे। राम ने मसले के सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आदेश पारित किया। शिकायत सही भी पाई गई और गलत भी। हनुमान में जहाँ बहुत सी बुराई है वहाँ वही तादाद में खूबी भी है। मेरी दस्तूर रहा है अच्छाइयों की टटोल करना, इसीलिए मुझे किसी के बुरे पक्ष से कोई मतलब नहीं। मैं इस मामले में हनुमान को मुतलक गुनहगार नहीं तस्लीम करता। कागजात दाखिल दफ्तर किए जाए। कहानी की इसी के साथ समाप्त होती है। कहानी के अंत, दोनों कहानियों के अंत, जो पहली कहानी थी मेरी सड़क और दूसरी कहानी ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, दोनों का अर्थ ये था। पहली बात तो दोनों अलग अलग कहानी है, दोनों अलग अलग किताबों से हैं, दोनों के राइटर अलग हैं, पर दोनों कहीं ना कहीं अंत में इंसानियत की तरफ आते हैं, जहाँ पे इंसान की ज़रूरत है, इंसान का ध्यान, इंसान की इच्छा, सब चीज़ों को घुमा फिरा के एक पॉइंट पे लेके आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कह रहा है तो ज़रूरी नहीं वो तुम उस चीज़ को सही करने जाओ, तुम उस चीज़ को जाने भी दे सकते हो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो जो कहानी का टाइटल ही है, शीर्षक जो है ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, मत सुनो। और अगर तुम्हें लगता है कि जो कह रहा है वो बुरा है और तुम्हें चुभ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो सकते हो। बट जब तक तुम्हें पता है तुम सही हो तो इसी के साथ मैं BSc PMC का छात्र तुहिन आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सब बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन अधिकारी। कल वीडियो अपलोड करनी है, इनको देखिए आज पढ़ रहे हैं।